हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम वे। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए करंट का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अर्थात नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति जो 2020 में अभी आपकी 29 जुलाई को पास हुई है, उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने सारे कवर कर लिए हैं इसमें। आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं से कोई भी फैक्ट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1968 से में और 2020 में जितने भी पॉलिसी है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो मैंने सारे यहाँ पे कवर कर लिए हैं। आप अपने पेन पेपर लेकर बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उनको आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन करते जाइएगा। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरी क्लास देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख पॉइंट्स एक नज़र। पहले हम इसके कुछ प्रमुख पॉइंट्स हैं जो एक नज़र में देखेंगे, उसके बाद हम उसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी 29 जुलाई 2020 को मिल गई है। अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। इस नीति में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। देश में सबसे पहली शिक्षा नीति इंदिरा गांधी द्वारा 1968 में शुरू की गई थी। और चलिए देखते हैं इस लेख में जो 2020 के और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में हम जानेंगे। अर्थात कि जो 2020 की शिक्षा नीति वो लागू हुई, कब लागू हुई है लिख लीजिएगा, 29 जुलाई 2020। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है किस डेट को लागू हुई है। और उसके बाद जो सकल मतलब अर्थात कि जीडीपी का 6% तक इसको बढ़ा दिया गया है। मतलब अब जो शिक्षा पे खर्च होगा वो पूरी जीडीपी में 6% ऑफ शिक्षा पे खर्च होगा। और फर्स्ट टाइम कब आई थी शिक्षा नीति? 1968 में। किसके शासन में? इंदिरा गांधी के शासन में। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली शिक्षा नीति पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1968 में शुरू की थी। इसके पहले अगली शिक्षा नीति राजीव गांधी की सरकार में कब आई? 1986 में दूसरी शिक्षा नीति आई बनाई, जिसमें नरसिम्हा राव सरकार ने 1992 में कुछ बदलाव किए गए। पहले मैंने बताया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1968 में आई थी शिक्षा नीति, सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति। उसके बाद कब आई? जब राजीव गांधी की सरकार थी 1986 में। और 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। कब किए गए थे संशोधन? 1992 में कुछ बदलाव कर दिए गए थे। इस प्रकार वर्तमान में भारत में 34 साल पुरानी शिक्षा नीति चल रही थी। अर्थात 1986 के बाद से अब जो शिक्षा नीति आई है, क्योंकि 1992 वाली शिक्षा नीति नहीं थी, मतलब शिक्षा नीति में संशोधन था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि शिक्षा नीति तो बनी 1986 तक चल रही थी। एक मिनट, प्रभावहीन रही हो रही थी। यही कारण है कि वर्ष 2019 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। किसने किया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार किया। अब आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की कमेटी बनाई थी। याद रखिएगा, सबसे पहले 2015 में जो कमेटी बनाई गई थी 2020 की शिक्षा नीति के लिए, उसमें 5 सदस्य थे। अध्यक्ष कौन थे? TSR सुब्रमण्यम। इसके बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 27 मई 2016। फैक्ट जरूर लिखते जाइएगा। इसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के, मतलब देखिए जो पहली कमेटी बनाई गई तो उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी 27 मई 2016 को दे दी गई थी, लेकिन उससे सेटिस्फेक्शन न होने की वजह से 24 जून 2017 को इसरो के प्रमुख रहे के कस्तूरीरंगन। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, के कस्तूरीरंगन देख लीजिएगा। कस्तूरीरंगन ये जो नाम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। TSR सुब्रमण्यम का भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि इससे पहले किसको दिया गया था कमेटी को, तो TS सुब्रमण्यम को। लेकिन जो नई शिक्षा नीति आई वो उसके जो अध्यक्ष थे, जो नीति बनाई के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में
कितने सदस्यों की कमेटी थी, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 9 सदस्यों की कमेटी थी, याद रखिएगा 9 सदस्यों की कमेटी बनाई गई थी। नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 31 मई 2019 को यह ड्राफ्ट एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा गया। ड्राफ्ट में एचआरडी मंत्रालय ने लोगों के सुझाव मांगे थे। इस पर 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए और इसके बाद 29 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति के लिए ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। अर्थात कब रिपोर्ट सौंपी, 31 मई 2019 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। इसके बाद जिला स्तर, पंचायत स्तर, ग्राम सभा, आपका स्टेट स्तर, मतलब सब जगह से क्या मांगी गई, राय मांगी गई थी। तो उसमें जब राय आई तो कितनी राय लगभग आई, 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए थे जिनको उन्होंने अपनी नीति में डाला, जो अच्छे सुझाव थे। और 29 जुलाई को कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी। ये है के कस्तूरी रंगन, मैंने साइड में दिया है, इनके बारे में भी थोड़ा सा मैंने लिख दिया है। और इनको क्या मिल चुका है, पद्म भूषण, इनको क्या मिल चुका है, ये देखिए इनको विभूषण मिल चुका है, नीचे मैंने हाईलाइट कर दिया था, इनको पद्म भूषण मिल चुका है। नेक्स्ट, भारत की नई शिक्षा नीति 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 29, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये जहाँ पे जुलाई होगा, यहाँ पर आपको क्या होगा, जुलाई होना चाहिए, यहाँ पे जुलाई है। और यहाँ से अब आपका कुछ जो मेन बिंदु है वो देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अब 6% किया जाएगा, लेकिन अभी तक कितना किया, तो आपसे पूछ सकता है कि 29 जुलाई से पहले की जो ड्राफ्ट था उसमें कितने शिक्षा नीति पर खर्च किया जाता था, तो 4.43% खर्च किया जाता है, जो कि अब 6% किया जाएगा। 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और जो रमेश पोखरियाल निशंक है वो क्या कहलाएंगे, शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। लॉ और मेडिकल एजुकेशन, याद रखिएगा लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा, जितनी भी इंजीनियरिंग हो, बीटेक हो, आपका ग्रेजुएशन हो, जितनी भी आपकी उच्च शिक्षा होगी एकल निकाय के द्वारा होगी। उसका नाम क्या होगा, भारत में उच्च शिक्षा विभाग, मतलब कि HECI, भारत में उच्च शिक्षा आयोग है, HECI के द्वारा गठन किया गया। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर रहेगा। बहुत सारे रेगुलेटर है, UGC है, सभी के अलग अलग है, तो अब सब अलग अलग ना करके एक ही आयोग होगा, वो क्या होगा, HECI। और उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीट जोड़ी जाएंगी। अभी क्या करना है, लक्ष्य रखा गया है कि हमें कितने लोगों को, मैं आगे बता दूंगी कि लगभग 50% का लक्ष्य रखा गया है 2035 तक, कि हम 3.5 करोड़ लोगों को अपनी जो उच्च शिक्षा प्रणाली में है उनको हम जोड़ेंगे। बहुत सारे लोग उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त करते, तो उनको हम क्या करेंगे, 3.5 करोड़ लोगों को ऐसे नई सीटें हम जोड़ी जाएंगी, किसमें, HECI में। 6वीं क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद ही इंटर्नशिप पड़ेगी, मतलब कि जैसे कंप्यूटर है या कोई दूसरा वर्क है, जैसे कि लोग ITI वगैरह करते हैं, लेकिन अब क्या होगा, उसके को छोटा रूप करके मतलब वो 6th क्लास से ही बच्चों को इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिससे कि वो 6th क्लास से ही उसको वो एजुकेशन मिल सके कि अगर जिंदगी में कुछ करना चाहता है 8th के बाद या किसी कारणवश से अगर वो स्टडी नहीं कर पाया 8th या 9th के बाद से, तो वो थोड़ा बहुत अपना साइड वो पार्ट टाइम वर्क कर सके और उसको इतना अच्छा नॉलेज है। वैसे भी आजकल डिजिटलाइजेशन हर चीज़ होती जा रही है, तो ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाए, को बढ़ावा दिया जाए। अभी तक क्या होता था, म्यूजिक और आर्ट्स को बढ़ावा देने, एक समय ऐसा रहता है कि आजकल आप देखिए बहुत सारे बच्चे क्या है, मतलब कि मैथ्स में, साइंस साइड में फोकस कर रहे थे, म्यूजिक आर्ट्स को ध्यान नहीं दे रहे थे, संस्कृत पे फोकस नहीं हो रहा था। माना जाता है कि 1992 के पहले 73,000 लोग ऐसे थे जो संस्कृत जानते थे, और अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ ऐसा माना जा रहा है कि 12 से 13,000 लोग ही हैं जो सिर्फ संस्कृत जानते हैं। तो संस्कृत जो कि हमारी वैदिक भाषा है वो इतनी पीछे होती जा रही है, तो इन सब चीज़ों पर अब फोकस किया जाएगा। पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF, याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। पाठ्यक्रम मतलब जो आपको डिजिटल, मतलब कि व्हाइट बोर्ड में, जैसे आप लोग आजकल आप ऑनलाइन देख रहे हो, जैसे अभी आप यहाँ पढ़ रहे हो, तो क्या है आपका पाठ्यक्रम ही तो चल रहा है ना, ऐसे ही बच्चों के लिए भी फोकस किया जाएगा, जिसके लिए एक नया फोरम बनाया गया जिसका नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम बनाया जाएगा। नाउ 8 नंबर,
वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकल नामांकन अनुपात GER मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में कितना है, सिर्फ 26.3%। तो याद रखिएगा दोनों फैक्ट कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, एनरोलमेंट का मतलब होता है नामांकन कराना, मतलब कि जैसे आप हायर एजुकेशन में ग्रेजुएशन में आप जाते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो कितने बच्चों ने एनरोल कराया, कितने बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की। तो अभी क्या से 26.3% ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन कर रहे हैं, इंटर के बाद मतलब वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या करना इनको मैंने 2035 पहले बोले थे, 2030 तक का लक्ष्य है। 2030 में इसको कितना रखना है, 50%, इसको 50% तक बढ़ा देना है। और 2018 में कितना था, 26.3% ओनली। नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम लागू होना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको हैशटैग कर देती हूँ। अभी यदि कोई छात्र 3 साल इंजीनियरिंग पढ़ने या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे पढ़ाई नहीं कर पाता तो उसको कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने के बाद डिग्री मिल जाएगी। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशियो कम होगा। एक्चुअली होता क्या था, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं किसी कारण से ग्रेजुएशन तो फर्स्ट ईयर कर लेते हैं लेकिन सेकेंड ईयर नहीं करते हैं, तो जो उनका 1 साल की जो मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा, सोच रहे इस जो नीति में उन्होंने ये कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर उस बच्चे ने 1 साल उस चीज़ को दिया है, टाइम दिया, इसका मतलब उसने उतनी वहाँ तक की तो उसने एजुकेशन ले ली ना, कुछ ना कुछ तो उसको नॉलेज है ना वहाँ तक का, तो वहाँ तक हम उसको क्यों ना डिप्लोमा दें। तो इससे क्या होगा, जो ड्रॉप आउट करते हैं तो वो ड्रॉप आउट सिस्टम खत्म हो जाएगा और लोगों को पढ़ाई करने की रुचि होगी। अगर किसी कारणवश से बीच में अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है, 2-3 साल बाद एक लिमिटेड आपका टाइम बनाया जाएगा, 1 साल 2 साल हर उसमें, जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीटेक सभी में ऐसा बनाया जाएगा कि अगर 1-2 साल के लिए बीच में छोड़ देते हो और आप दूसरा कोर्स करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसके बाद आने के बाद आप वो कोर्स दोबारा कर सकते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा कि 1 साल पढ़ाई करने के बाद क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल की पढ़ाई छोड़ने पर डिग्री मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट, अगर कोई छात्र कोई कोर्स बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वे पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक का ब्रेक ले सकते हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक निश्चित समय तक वो ब्रेक ले सकता है। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम है। नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में सभी के लिए समान नियम होंगे। वही मैं बताई ना, HECI जो HECI आ रही है उसमें क्या होगा, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टैंडअलोन इंस्टीट्यूशन है, इन सब के लिए क्या होगा, एक ही नियम पॉलिसी बनाएंगे। मतलब नई एजुकेशन पॉलिसी में सबके लिए समान नियम बना दिए जाएंगे। देश में शोध और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF, याद रखिए ये पूछ सकता है कि जो अमेरिका में शोध और अनुसंधान की जो फाउंडेशन है वो किस फाउंडेशन के तहत चलती है। तो याद रखिएगा NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन के तर्ज पर ही अब इंडिया में क्या बनाया जा रहा है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना मुख्य उद्देश्य विद्यालयों के माध्यम से शोध को की संस्कृति को बढ़ावा देना। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों की फाइनेंसिंग करेगा। अर्थात कि जो बच्चे PhD करना चाहते हैं, शोध करना चाहते हैं, तभी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी होती थी। तब क्या होगा कि इंडिया में इसका अब देखिए आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। अगर आत्मनिर्भर भारत बन रहा है तो उसका मतलब है शोध भी तो बढ़ेंगे ना। जब बच्चे कुछ इन्वेंट करेंगे तभी तो वो कुछ नई नई चीज़ें डालेंगे ना। अगर इन्वेंट ही नहीं करेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा। तो गवर्नमेंट क्या करे, इस पर भी फोकस कर रही है कि जो आज का यूथ है, जो अगर आप आगे पढ़ाई करे तो वो खुद शोध भी करे। जब वो कुछ शोध करेगा, नई नई टेक्नोलॉजी भी लेकर वो आएगा। तो अमेरिका में जैसे NSF है, अमेरिका क्यों विकसित है कि वहाँ पे शोध वगैरह होता है, तो इसलिए वो जल्दी वहाँ बन जाती है। यहाँ पे भी शोध होंगे तो यहाँ पे भी जो चीज़ें होंगी, कोई भी चीज़ हमें बनानी है, नई नई टेक्नोलॉजी को अगर लाना है तो शोध के द्वारा ही हम ला सकते हैं, चाहे वो संस्कृति में हो चाहे वो टेक्नोलॉजी में, दोनों में, कल्चर में भी ऐसा होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बनेगा, NRF बनेगा।
अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि कुछ पहलू, ये तो मैं आपको 2020 की नई शिक्षा नीति के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, लेकिन मैंने कहा था 1968 की भी क्या 1986 के बारे में हम जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ये कब लागू हुई थी? 24 जुलाई 1968, डेट जरूर याद रखिएगा। प्रथम शिक्षा नीति घोषित की गई थी। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग, पूछ सकता है कौन से आयोग के द्वारा? कोठारी आयोग के द्वारा 24 जुलाई 1968 को ये नीति लागू की गई थी। भारत सरकार ने 14 जुलाई सन 1964 को प्रस्ताव में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर D.S. कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। याद रखिएगा कि जो यहाँ से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी पूछता, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में बना था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बना था? 1956 में बना था। और उसके जो प्रोफेसर थे D.S. कोठारी, उन्हीं की अध्यक्षता में 1964 में एक प्रस्ताव रखा गया था और नियुक्ति की घोषणा की। प्रोफेसर कोठारी ने इस आयोग को कोठारी कमीशन भी कहा जाता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं के तहत लागू हुई थी। आयोग में कुल कितने सदस्य थे? याद रखिएगा 17 सदस्य थे। याद रखिए, पूछेगा जरूर, एक एग्जाम में जरूर आएगा कि किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आने वाला है क्वेश्चन कि कोठारी आयोग में कितने सदस्य। तो 17 सदस्य थे और 6 अन्य देश के शिक्षा विशेषज्ञ थे, जिसमें 6 मतलब 17 में से 11 तो इंडियंस हैं, लेकिन 6 लोग कौन से थे? अन्य देश के विशेषज्ञ थे जब कोठारी आयोग बनाया गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से। बस यहीं से राष्ट्रीय उत्थान में शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन के रूप में विकसित करने की दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए 1968 में। अब बताओ 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करके विशेष रूप से भारतीय महिलाएं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदाय के लिए शैक्षिक अवसर की बराबरी करने का विशेष जोर देना था। एक्चुअली जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1964 में मतलब पढ़ाई का महत्व था, लेकिन लेडीज़ को तो ज़्यादा पढ़ने का या पिछड़ी जातियों को तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने से ज़्यादा बेटर पहले ये था कि लोग शिक्षा के बारे में जाने, क्योंकि इंडियंस पहले शिक्षा के बारे में ही शायद नहीं जानते थे। तो ये जोर हुआ जब कोठारी आयोग कि लोग शिक्षा में तो आए, पहले शिक्षा के क्षेत्र को जाने, पहले से पढ़ाई मकसद था। फिर जब 1986 में आया तो 1986 में देखा गया कि जो उच्च जाति के लोग हैं, मतलब कि जो जनरल है वो वहाँ के लोग तो आ रहे होंगे ना, लेकिन जो अनुसूचित जाति है, महिलाएं हैं या जो अनुसूचित जाति के समुदाय के लोग थे वो मतलब कहीं ना कहीं पीछे रह रहे थे, मतलब वो पीछे हो रहे थे। तो ये जोर दिया गया कि इनका भी उत्थान बहुत ज़रूरी है, महिलाओं को भी पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस पर फोकस किया गया और इसी समय चलाया गया था प्राथमिक स्कूलों में एक बेहतर बनाने के लिए क्या चलाया गया था? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च किया गया। उसके बाद इसी नीति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए ओपन यूनिवर्सिटी, तो ओपन यूनिवर्सिटी किस नीति के तहत, किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत? 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसी के तहत ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी आया था। उसी के तहत क्या था? ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी इसी के तहत विस्तार में खोला गया था। ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए नीति का आह्वान किया गया। तो जो ग्रामीण विश्वविद्यालय था, ग्रामीण में विश्वविद्यालय महात्मा गांधी दर्शन पर आधारित करके इसी नीति के तहत क्या ग्रामीण विश्वविद्यालय मॉडल के निर्माण के लिए भी नीति का आह्वान किया गया था 1986 में। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में संशोधन 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी 1992 में उसमें कुछ संशोधन किए गए थे। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकार राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त प्रवेश परीक्षा, आपको पता ही है कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई होता है और भारतीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम मतलब AIEEE होता है। तो मतलब जेईई और AIEEE ये स्टार्ट किया गया इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए, तथा राज्य स्तर के संस्थानों के लिए राज्य स्तरीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा मतलब SLEE स्टार्ट की गई। कब की गई? किस ईयर ये मतलब प्रावधान लाया गया कि पूरे राज्य स्टेट में एक ही इंजीनियरिंग एग्जाम होना चाहिए? तो याद रखिएगा 1992 में जो था उसके तहत। नेक्स्ट, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2020 को हम थोड़ा सा विस्तार में जान लेते हैं। वहाँ तो मैंने एक नज़र में बता दिया, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने विस्तार में लिखा है। 3 वर्ष से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूहों में विभाजन होगा। याद रखिएगा 3 से पहले जो प्री प्राइमरी है उसको 2 भागों में बांटा जाएगा। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी, बाल वाटिका
प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्वक प्राथमिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा। ये नाम है, याद रखिएगा, ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसके तहत कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है। तो याद रखिएगा कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि ECCE का फुल फॉर्म क्या है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं, वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में 1 और 2 में शिक्षा दी जाएगी। मतलब ये 5 साल होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। इसमें क्या होगा, बच्चों पे प्रारंभिक शिक्षा पे बहुत फोकस किया जाएगा। जो प्रारंभिक शिक्षा होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट वहीं से स्टार्ट होता है और वहाँ पर अच्छे से स्टडी होगी तो उनकी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो याद रखिएगा, ये पूछ सकता है कि 3 से 6 तक कहाँ पढ़ेंगे, तो आंगनवाड़ी में, बाल वाटिका या प्री स्कूल में, और 6 से 8 तक के बच्चे मतलब कक्षा 1 और 2 में वो कहाँ पढ़ेंगे, प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ेंगे। और प्रारंभिक शिक्षा बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने की प्राथमिकता दी जाएगी। NEP में MHRD द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन, नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरिसी की स्थापना की मांग की गई है। मतलब कि बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की, मतलब ये किसके लिए होगा, प्री प्राइमरी के लिए, प्री प्राइमरी वाले बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा, की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकारों द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन क्रियान्वयन की योजना तैयार की। मतलब ये माना गया है कि 2025 तक हमें वो लक्ष्य प्राप्त कर लेना है कि कक्षा 3 के पहले मतलब कि बच्चों में संख्यात्मक ज्ञान और बुनियादी साक्षरता आ जाए। कक्षा 3, 5, 8 के स्तर पर स्कूली परीक्षाओं में भाग लेने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाएगा। मतलब एक निश्चित प्राधिकरण अथॉरिटी बनाई जाएगी, उसी के द्वारा 3, 5 और 8 के बच्चों के एग्जाम्स लिए जाएंगे। छात्रों के समग्र विकास के लिए ध्यान में रखते हुए 10 और 12 की परीक्षाओं में बदलाव किए जाएंगे। इससे भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्नों आदि सुधार किए जाएंगे। मतलब कि अभी तक क्या होता था, एग्जाम ईयरली होते थे ना, लेकिन अब क्या होगा, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होंगे। जैसे कि आप अभी जब आप होम एग्जाम देते हैं तब देखते होंगे कि 2 एग्जाम होते हैं, एक होता है आपका छमाही और एक होता है आपका सालाना, मतलब कि हाफ ईयरली एंड एनुअली एग्जाम होता है। अब इसी की तर्ज पर आपका 10th to 12th के एग्जाम भी होंगे सेमेस्टर वाइज, अर्थात कि छात्रों में प्रगति के मूल्यांकन के लिए मानक निर्धारक निकाय के रूप में परख नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नए आकलन राष्ट्रीय केंद्र का नाम क्या है, मतलब नेशनल असेसमेंट सेंटर, उसका नाम क्या है, परख। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, परख नाम का एक नया राष्ट्रीय आकलन केंद्र बनाया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट दिया जाएगा, जिससे अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। अर्थात कि कोई भी बच्चा अगर उच्च शिक्षा ले रहा है और अलग अलग संस्थानों से ले रहा है, किसी ने मतलब कि आपने ग्रेजुएशन कहीं और से किया, पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और से किया, कुछ भी, तो उसके लिए एक बनाए, उसके अंकों और उसके क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। मतलब उसके अंकों के आधार पर उसको एक क्रेडिट बोर्ड बनाया जाएगा, उस क्रेडिट उसमें सारे अंकों को ऐड करके उसके क्रेडिट को ऐसे ग्रेड के अकॉर्डिंग उसको उसमें डाला जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कार्यक्रम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि किस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है, तो एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER उच्च माध्यमिक जो हायर जो सेकेंडरी होगा उसके लिए जो रेशियो रखा गया, कितना रखा गया, 50% 2035 तक, और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो माध्यमिक के लिए रखे हुए 100% रखेगा 2030 तक। मतलब कि 2030 में, एक मिनट, मैंने पीछे से थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, 1 मिनट, ये यहाँ पर उच्च शिक्षा में गलत है, यहाँ पर 2035, 1 मिनट,
2035 2035 यहाँ पर 2035, 2030 नहीं है। और 2035 तक मतलब 50% उसका ग्रॉस एनरोलमेंट, और लेकिन जो माध्यमिक के लिए है, मतलब कि 8 तक के बच्चों के लिए ये 12,000 कि 2030 तक का लक्ष्य रखा गया। उसमें सारे बच्चे मतलब जितने भी इंडिया के बच्चे हैं सारे बच्चों को साक्षर बनाना है, तो मतलब 100% एनरोलमेंट कराना है और 100% बच्चों को यहाँ तक तो शिक्षा देनी ही देनी है। नेक्स्ट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मैंने पहले बताया था, लेकिन थोड़ा सा इससे इम्पोर्टेंट एक चीज़ और है। अब एचआरडी मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाएगा। जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय ही हुआ करता। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछ सकता है कि किस सन तक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसे शिक्षा मंत्रालय कहा जाता था, या किस सन में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। तो 1985 तक शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय होगा, लेकिन फिर राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया। इस नाम को लेकर आरएसएस से जुड़े संगठन में काफी सारे विवाद वगैरह हैं, तो ये रहता है। यहाँ तक आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि 1985 में इसका नाम बदल दिया गया था। अभी प्राइम 7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक कॉन्क्लेव रखा था, मतलब उन्होंने एक स्पीच दी थी। उस कॉन्क्लेव का नाम रखा था कॉन्क्लेव ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रिफॉर्म में हायर एजुकेशन अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। यहाँ पर ये कॉन्क्लेव याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी थी उस कॉन्क्लेव का नाम क्या था। तो ट्रांसफॉर्मेशनल रिफॉर्मर इन हायर एजुकेशनल अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस दौरान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल भी मौजूद है। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी के साथ सभी सदस्य अर्थात की के कस्तूरीरंगन और जो 9 सदस्य थे वो सभी इसमें सम्मिलित थे। और इसके मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब कि 2 या 3 पॉइंट्स, बाकी सब तो शिक्षा नीति में कवर कर दिया, वही प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, लेकिन जो 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने नोट कर लिए हैं। क्वेश्चन आपसे आप पूछ सकता है कि किस किस बेस्ड पे हमारी जो स्टडी होगी। तो अब ढेरों सारी किताबों के बजाय इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस बेस्ड पर हमारी स्टडी की जाएगी। मतलब कि इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड और एनालिसिस पर फोकस किया जाएगा। एक्चुअली मैंने इसको इसलिए कवर किया क्योंकि जैसे रीजनिंग आजकल आप देखते हैं रीजनिंग जो होता है वो थ्योरेटिकल टाइप है, एनालिटिकल टाइप की रीजनिंग बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जा रही। तो जब आप एनालिटिकल टाइप की रीजनिंग आपको कवर करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प होगी। एनालिटिकल रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे अब हाउ टू थिंक पर जोर। अभी तक व्यवस्था में क्या होता था, व्हाट टू थिंक, मतलब क्या सोचे पर फोकस किया जा रहा था, जबकि नई शिक्षा नीति पर किस पे फोकस किया जाए, हाउ टू थिंक पर जोर दिया जा रहा है। इस तरह की जानकारी आपके मोबाइल, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आपके मोबाइल पे क्या ढेर सारी जानकारियां हैं, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ पे पढ़ना है, इसके बारे में इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन, एनालिसिस पर जोर दिया जाए। इससे बच्चों में सीखने की ललक बढ़ेगी। हर छात्र को यह मौका मिलना चाहिए कि वह अपने पैशन को फॉलो कर सके। इसलिए अब ये इस पर वर्क नहीं होगा व्हाट टू थिंक, अब हाउ टू थिंक पे फोकस होगा। एक्चुअली जब 1986 की शिक्षा नीति में उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था लोगों को शिक्षा देना। उस समय जो इम्पोर्टेंट था मेन था कि शिक्षा देना ही लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे देश की साक्षरता ही बहुत कम थी। फिर अब क्या काफ़ी सारे चेंज है, डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, सारे कंट्रीज़ के लोग आगे बढ़ रहा है। तब इस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि अब रटने रटाने से बेटर, क्योंकि देखिए अब सारी नॉलेज जो हमें मोबाइल पे मिल जाती है, तब फोकस किया जा रहा है कि जो चीज़ें हमें मिल रही है उसे रटे रटाए हुए क्यों चले, हमें रटना नहीं है, अब उस पर हमें एनालाइज करना है, उसे हमें इंक्वायरी करना है। मतलब इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, कोई भी पॉइंट इस पर डिस्कस और एनालाइज पे फोकस किया जाए। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ फैक्ट्स मैंने लिख लिए थे। बस आज के सेशन में इतना ही। क्लास कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा मुझे कमेंट करके, सारे पॉइंट्स को लिख लीजिएगा। और इसके बाद मैं आपको ऑलमोस्ट 24 से 25 क्वेश्चन का एक पूरा सिर्फ क्वेश्चन आंसर के बेस्ड आपको लिए एक वीडियो बना दूंगी, आप उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और इसे पे पढ़ने के बाद उसको करिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा आप कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट किए राइट। थैंक यू।